अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि कल आपका साइंस का पेपर है 2025 दिसंबर सेशन का। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूं। मैंने आपको कल ही बोला था कि मैं आपके साथ एक और प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करूँगा। इससे पहले हमने गेस्ट पेपर भी अपलोड किया, एक प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड किया और ये दूसरा प्रैक्टिस पेपर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिविजन भी हो जाए और साथ में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए और आपको पेपर का पैटर्न और पेपर का लेवल भी समझ आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन हो जाएगा, सारी चीज़ें आपकी रिकैप्चुलेट हो जाएंगी। तो अपनी रफ कॉपी और पेंसिल लेके या पेन लेके आराम से बैठो और इस वीडियो को देखो और सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सभी सेक्शंस का जिस तरीके का आपका पेपर होता है उस पूरे तरीके के हिसाब से मैंने ये पेपर फ्रेम किया। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th साइंस के प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको पेपर दिख रहा होगा। इस पेपर में आपको सिर्फ 68 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 80। आपका जो पेपर होगा उसमें 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। आपको 80 में से आपको कोई से भी 68 मार्क्स अटेम्प्ट करने होंगे। जो आपको सही से आ रहे होंगे आप वही 68 अटेम्प्ट करना, पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना और ज़रूरी भी नहीं है। अगर कर भी लिया होगा कोई मसला नहीं है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, बाकी हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDFs वगैरह मिलते रहेंगे। तो सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में आपको 18 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिन 18 में से 15 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और उसके साथ साथ 3 आपके रीजन एंड असर्शन बेस के क्वेश्चंस हैं। सभी का एक एक मार्क्स आपको मिलेगा। टोटल सेक्शन ए के आपको 18 मार्क्स यहाँ पे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे 4 इक्वेशंस दी हुई है, 4 में से आपको बोलना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन 4 में से कौन सी वाली है। तो अब आप अपने दिमाग में रिकैप्चुलेट कर लो कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस कितनी टाइप्स की होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस इक्वेशन को कहा जाता है। और इनमें आप देखने की कोशिश करो कि कौन सी इक्वेशन इनमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो कौन सी है, वो हमारी बी पार्ट है, यानी कि 2H2 प्लस O2 गिवाइज 2H2O, यानी कि 2H2 प्लस ऑक्सीजन गिवस 2 वाटर। ठीक, 2H2O, ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन जो है ये बैलेंस इक्वेशन है। बाकी इक्वेशंस की अगर हम बात करेंगे ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखेंगे पहले वाली इक्वेशन को, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, H2 प्लस O2 गिवस H2O। ठीक, गिवस H2O। अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर आप यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हमारे हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कितने लिखे, 2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारा, 1। यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल नहीं है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक, तो बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो इसमें अगर हम देखेंगे 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट जो हमारा बना उसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। उसके बाद अगर हम तीसरी इक्वेशन की बात करें, H2 प्लस O2, जैसे तीसरी इक्वेशन है हमारी H2 प्लस O2, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये देता है हमारा 2H2O। ठीक, 2H2O। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे पास हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हमारे पास हैं, 2 हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हमारे कितने, 2H2, यानी कि टोटल यहाँ पे H कितने हमारे बन गए, 4। तो ये यहीं से गलत होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कम है। रिएक्टेंट्स में 2 ही हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस्ड हमारी नहीं है। उसके बाद अगर 2H2 प्लस 2SO2 की अगर हम बात करेंगे, 2SO2 की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी हमारी है, बी पार्ट, यानी कि 2H2 प्लस O2, यानी कि 2S, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, 2H2 प्लस O2 गिवस 2H2O। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कितने हमारे पास H2 हैं, 2 हैं H2, यानी कि 2H2। ठीक, प्लस O2 कितने हमारे पास हैं, O2 कितने हमारे पास हैं, 2 हैं। तो यानी कि ये O यहाँ पे 1 है, लेकिन ये वाला जो 2 है ना, ये O के साथ भी और H के साथ भी, यानी कि ये ऐसे 2H2O। ठीक, यानी कि ये वाला जो 2 हमारा है ये इसके साथ भी है और ये हमारा O के साथ भी और H के साथ भी है। तो हमारा बी पार्ट जो वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। ठीक, ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि अगर पेपर में आपको कोई और पूछा
गया तो आपको पता चल गया होगा कि बैलेंस्ड क्या होती है और इम्बैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक, विच अमंग दीज इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक। अब आप दिमाग में रिकैप्चुलेट कर लो मेटल्स क्या होती हैं और मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ब्रिटलनेस है और सोनोरिटी है। तो इनमें आपको बोलना है कि कौन सी यहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे नॉट लिखा गया तो कौन सी नहीं है इनमें हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी, तो वो सी पार्ट यानी कि ब्रिटलनेस जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ब्रिटलनेस मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटल्स मेलेबल भी होते हैं, मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, मेटल्स में सोनोरिटी भी होती है, लेकिन ब्रिटलनेस मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक। नॉट यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है द pH ऑफ ए सोल्यूशन इज 7, ठीक। व्हाट दिस मीन, ठीक, व्हाट डज दिस मीन, यानी कि अगर कोई सोल्यूशन हमारा है, कोई सोल्यूशन अगर हमारा है जिसका pH किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब है, क्या ये हमारा एसिडिक होगा, क्या ये हमारा बेसिक होगा या हमारा न्यूट्रल होगा। तो क्या हमारा होगा, ये हमारा होगा न्यूट्रल, यानी कि हमारा जो भी सोल्यूशन जिसका pH 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, जिसका 7 के बिलो होगा वो क्या होगा और जिसका 7 के एबो होगा वो क्या होगा। देखो अगर कोई सोल्यूशन जिसका 7 के बिलो pH है तो वो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे वो हमारा बनेगा बेसिक, ठीक। बी बोले तो बिलो, बी बोले तो बेसिक, एबो अगर होगा तो वो हमारा बनेगा एसिडिक, ठीक। एसिडिक बनेगा एबो, ठीक। एबो बोले तो एसिडिक, बिलो बोले तो बेसिक, और 7 हमारे जो है वो न्यूट्रल यहाँ पे होता है, ठीक। जिसका भी pH 7 होगा तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन हमारा कहलाएगा, ठीक। चौथे क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है Which is what is a main organelle responsible for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है 3 ऑर्गेनेलीज हैं, एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक है आपका राइबोसोम्स, एक है आपका क्लोरोप्लास्ट और एक है आपका न्यूक्लियस, ठीक। तो इनमें आपको बोलना है कि कौन सी ऑर्गेनेली इनमें रेस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है, और क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल हमारे क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में एक ऑर्गेनेली होती है जिसमें ये स्टोर करके रखते हैं क्लोरोफिल, और उसी क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है तो वो अपना फूड उस तरह से खुद अपना तैयार कर लेते हैं। तो सी पार्ट आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। हेरिडिटी के लिए कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल होती है, क्या आरएनए होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है या साइटोप्लाज्म होता है। तो कौन सी चीज होती है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, हेरिडिटी के लिए, तो वो हमारी ये बी पार्ट यानी कि डीएनए। याद रखना डीएनए जो हमारा होता है ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, ठीक। यानी कि आपके फादर में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये जो ट्रेट्स हैं आपके मदर में है, वो आपके डीएनए के थ्रू आप में यहाँ पे आ गए होंगे, या आपके जो होंगे, आपकी वाइफ के जो होंगे वो आपके बच्चों में जाएंगे। खुश नहीं हो जाना वाइफ का सुन के, अभी आपको टाइम है, अभी आप 10th में, अभी आपको बहुत टाइम है वाइफ तक पहुँचने में। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि डीएनए जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के फीचर्स को ट्रांसफर करने में, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है What happens when electric current is passed through water। जब हम वाटर से यानी कि पानी से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो क्या होगा, क्या वाटर हीट होगा, क्या वाटर डिकम्पोज होगा, क्या वाटर फ्रीज होगा या वाटर कंडेंस होगा। तो क्या होगा उस टाइम जब हम किसी भी पानी में जब वो करंट को पास करेंगे तो वाटर जो होगा वो डिकम्पोज हमारा हो जाएगा, ठीक। वाटर को क्या होगा, वाटर डिकम्पोज हमारा हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट की यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको रिकैप्चुलेट हुआ होगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे नॉस्ट्रल्स यानी कि नोज से आपको स्टार्ट कर लेना है रेस्पिरेशन सिस्टम, और कहाँ तक जाता है, वो हमारा जाता है अल्वियोली लंग्स तक, ठीक। तो अब इसमें कौन कौन सा होता है, लंग्स भी होता है, ट्रैकिया भी होता है, किडनी भी है और ब्रोंकाई भी है। तो कौन सा इसमें नहीं है हमारा, तो वो हमारा होता है किडनी। किडनी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। किडनी किसका पार्ट है, ये हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट है, कि ये यूरिक एसिड को जो वो एक्सक्रिएट करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट करने में हेल्प कर लेता है, ठीक है। आपको समझ आ गया कौन सा इसका पार्ट नहीं है, वो है हमारा किडनी, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं विच कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्या मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन या ग्लूकोज। तो वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड
इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, इन ह्यूमन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड में काफ़ी सालों के पेपर्स में पूछा गया है कि ह्यूमन्स में जो गैसेस एक्सचेंज होती है लंग्स में, तो कौन से वाले पार्ट में हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है। जैसे लंग्स इस तरीके के होते हैं, एक लंग ये है, एक लंग ये है, एक बड़ा हो गया एक छोटा होगा, यहाँ से आता है ए से, फिर इधर से डिवाइड होती है ब्रोंकाइटिस ऐसे करके डिवाइड होता है। तो इसमें लास्ट में यहाँ पे क्या चीज़ होती है, वो हमारी होती है अल्वियोली। ठीक, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करता है और हेमोग्लोबिन जब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो सर्कुलेट हो जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको वो फिर एक्सक्रिएट वापस हो जाता है। तो अल्वियोली यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। ठीक, कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर, उसकी रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड होती है, क्या लेंथ पे डिपेंड होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे होती है, या मटेरियल पे होती है, ये सभी चीज़ों पे डिपेंड होती है। तो राइट आंसर आपका रहेगा सभी चीज़ों पे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर रहेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ पे भी डिपेंड होती है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड होती है और मटेरियल पे भी डिपेंड होती है। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच लॉ स्टेटस, इसको विच लॉ स्टेटस दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कौन सा लॉ कहता है कि ना ही एनर्जी क्रिएट हो सकती है और ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन सा लॉ हमारा होता है, वो हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि सी पार्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसमें मैंने लाइट वाली यूनिट से क्वेश्चंस नहीं रखे हैं क्योंकि लाइट वाली यूनिट के क्वेश्चंस को हमने पेपर 1 में प्रैक्टिस किया था। यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिनसे आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक, जिनसे आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको बाकी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पे वेस्ट जो है इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, क्या प्लास्टिक है, क्या पेपर है, क्या गिलास है, या अल्मोनियम है। तो कौन सा हमारा है, वो हमारा बी पार्ट है, यानी कि पेपर। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज वो होते हैं, वो वेस्टेज होते हैं जिनको हम जो गल जाते हैं मिट्टी में, या यानी कि जो मिट्टी में गल जाते हैं और जिनकी वजह से जो वो अर्थ तो नहीं, सॉइल पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही हमारी पर्सनल लाइफ पे कोई बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक, प्लास्टिक वगैरह गलते नहीं है, ये हज़ारों सालों के बाद भी आप देख लोगे वैसे के वैसे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ द लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड एज। ठीक, किस उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिस प्रोसेस की वजह से लेयर ऑफ जिंक या आयरन किसी पे डिपॉजिट होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यानी कि गैल्वेनाइजेशन। ठीक, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड। ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन, ये ह्यूमन आई वाले यूनिट्स हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो है वो नियर बाय, नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में नियर के ऑब्जेक्ट्स यानी कि नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से दिखते नहीं हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से दिखते हैं। उसी तरह से अगर मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से नहीं दिखते हैं, नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से दिखते हैं। तो प्रेसबायोपिया क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक, जीन क्या है, जीन हमारा सेगमेंट है डीएनए का। ठीक, रीज़न एंड असर्शन के बेस के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा इस तरह से, रीज़न एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फॉर ईच क्वेश्चन चूज, ठीक, आइदर रीज़न एंड असर्शन आर ट्रू, या रीज़न असर्शन ट्रू है, रीज़न और असर्शन ट्रू है लेकिन असर्शन जो वो रीज़न असर्शन को डिफाइन नहीं करता। ठीक, जैसे रीज़न एंड असर्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे असर्शन बोले तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्टेटमेंट, और रीज़न है उसकी वजह। ठीक, उसकी वजह क्या हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे असर्शन दिया हुआ है कि कार्बन फॉर्मर्स काउलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो कार्बन हमारा है ये काउलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4 जितने भी होते हैं, ये उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके काउलेंट बॉन्ड बनाता है। और इसका रीजन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रीजन ये है कि कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड रिक्वायर्स 8 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक, यानी कि यहाँ पे रीजन बोल रहा है क्योंकि जो कार्बन है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 और 4, उसमें 4
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको और चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इट रिक्वायर्स 8 मोर, यानी कि इसको 8 और चाहिए ताकि ये कंप्लीट ऑक्टेट बना सके। तो ये इसका रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, क्योंकि कार्बन जो है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड से बनाता है वैलेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। और रीज़न में यही है कि इसके पास जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 8 इसको रिक्वायर होते हैं, तो जिसकी वजह से ये फिर शेयर उनको कर लेता है। यानी कि बोथ रीज़न एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका इसी में है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डजंट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो चेंज नहीं करती है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजॉल्व्स इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ वेट लिटमस पेपर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सेक्शन बी की ओर चलेंगे। सेक्शन बी से आपको जब वो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। अब देखो सेक्शन ए से आपको लाइट वाले यूनिट से भी क्वेश्चन आ जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको लाइट वाले यूनिट से आना डेफिनेटली 100% बनता ही बनता है। मैंने यहाँ पे उनको मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने पेपर ए में उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था ऑलरेडी। मैंने पेपर बी में इसको नहीं रखा क्योंकि मैंने यहाँ पे सोचा आपको बाकी चीज़ें जो वो रिवाइज हो जाएंगी। अब हम सेक्शन बी की ओर चलेंगे। सेक्शन बी से आपको 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, इनमें को भी हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका है, गिव द मीनिंग ऑफ विबग्योर, VIBGYOR, व्हाट इज विद विच फिनोमेना इट इज कनेक्टेड, यानी कि विबग्योर क्या होता है और किस फिनोमेना की वजह से ये कनेक्ट होता है। तो विबग्योर की अगर हम बात करेंगे तो विबग्योर क्या होता है, ये हमारा होता है रेनबो के कलर्स। ठीक, VIB वॉयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं रेनबो के कलर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉयलेंट ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। ठीक, दे आर कनेक्टेड बाय द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ठीक, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के फिनोमेना की वजह से ये जुड़े हुए होते हैं। जो ये अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं ये स्कैटर होते हैं, एक मीडिया से दूसरे मीडिया में आते हैं, ये स्कैटर होते हैं 7 कलर्स में। ठीक, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। ठीक, यानी कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनमें हम कन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करते हैं एज ए रियर व्यू मिरर, क्यों करते हैं हम इसमें यूज? आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है और हमेशा जो इमेज इसकी बनती है वो इरेक्ट इमेज बनती है और डायमेंशनेड इमेजेस होते हैं। यानी कि ये ड्राइवर्स को हेल्प करता है कि इट हेल्प्स ड्राइवर्स टू सी मोर एरिया बिहाइंड देयर व्हीकल। ठीक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इनको दिखा देता है, यानी कि ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू जो है वो प्रोवाइड कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्यों करता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन जो होता है वो एसिड आयनाइजेस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन को। जो हाइड्रोजन आयन क्या काम करते हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को जो वो पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखो मेटल्स नॉन मेटल्स आपने पढ़े होंगे, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है। अब आप मुझे बता दो कि 2 नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक, नॉन मेटल्स की कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉन मेटल्स आर यूजुअली ब्रिटल एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, यानी कि ये एक तो ये ब्रिटल होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये इसकी 2 यहाँ पे प्रॉपर्टीज बन गई नॉन मेटल्स की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, डिफाइन ओहम्स लॉ एंड ड्रा इट एज सर्किट डायग्राम। ठीक, ओहम्स लॉ आपको डिफाइन करना है क्या है और उसकी सर्किट डायग्राम भी आपने यहाँ पे बनानी है। तो ओहम्स लॉ की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। ओहम्स लॉ क्या करता है? ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड। यानी कि अगर यहाँ से करंट पास होता है तो ये किसके बराबर होता है कि कितनी वोल्टेज इससे पास यहाँ पे हो रही है। यानी कि करंट के पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड। ठीक, और ये V = IR के बराबर यहाँ पे सर्किट डायग्राम इसकी होती है। ठीक, बाकी सर्किट डायग्राम आप बना भी लेना, वहाँ पे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा इसका मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। ठीक, मिथेनॉल इथेनॉल आपने पढ़े होंगे और एथेनॉल की 1 या 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है यहाँ पे। तो इथेनॉल की क्या प्रॉपर्टीज है? एक यहाँ पे इथेनॉल हमारा जो होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है, मिसेबल इन वाटर होता है, यानी कि वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है और बॉयल होता है ये 78 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि हो गई 1, 2, 3 और 4 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे। तो आप 2 ही वहाँ पे लिख के आ जाना, 4 लिखने की जरूरत आपको उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है,
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, और राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ वन ऑफ देम। ठीक, और उनमें किसी एक के फंक्शंस आपको लिखने। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो कंपोज्ड होता है जाइलम और फ्लोएम का, और जाइलम क्या काम कर रहा है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, रूट्स से लेके बाकी पार्ट प्लांट्स तक जो वो ये ट्रांसफर करने में हेल्प कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट इज प्लेसेंटिन एंड मेंशन इट इज रोल। प्लेसेंटिन का आपको बोलना है कि इसका रोल क्या होता है। ये यहाँ पे आपका प्लेजेंटा है, तो ये मुझे लिखने टाइपिंग का यहाँ पे एरर है, तो इसको इस चीज़ को आप करेक्ट यहाँ पे कीजिएगा। ये प्लेजेंटा है और यहाँ पे आंसर इसका गलत लिखा हुआ है। ये हमारा प्लेजेंटा है और प्लेजेंटा का रोल क्या होता है वो आप मुझे बता दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल यूज डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी प्लांट, नेम एनी ऑफ दीज टू। ठीक, उसने बहुत सारे पी प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज़ किया था और दो आपको बोलने कौन से थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स एक्शन की एक एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे लिखनी है। ठीक, तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये एक इमीडिएट एक्शन होता है, इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है। और इसकी एक्शन की अगर हम बात करेंगे, विड्राइंग हैंड फ्रॉम द हार्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये तवा है, ठीक, ये आपने हीटर पे रखा है, ये गर्म हुआ है। कभी कभी आप गलती से इसके ऊपर अगर हाथ रख के देखोगे तो जो ही आप हाथ रखोगे विद इन मिनी सेकंड्स आप हाथ अपना उठाओगे, तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, ये हो गया आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिखा दिए। सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन सी से आपको कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। सेक्शन सी से पिछले पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। नेम मैग्नेटिक फील्ड एंड लिस्ट एनी टू सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड के कोई भी दो सोर्सेज आपको लिखने। नीचे आपको आंसर दिख रहा होगा, पास करके इस क्वेश्चन को आप आंसर को पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा वेस्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड स्टेट एनी टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होते हैं और डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और उसके एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के सिंपल एक्सपेरिमेंट के साथ यहाँ पे लिखने हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस्ड होनी चाहिए। आंसर भी आपको दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके इस आंसर को पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका इन एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इफ एसिड इज यूज्ड व्हाट वुड यू डू टू टेस्ट विच गैस रिलीजन एंड कैथोड एंड एनोड। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। एंड हाउ मेनी ऑफ दीज टू टेस्टेड इन स्कूल लैब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, दोनों का आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ डज वैक्सीन प्रिवेंट चाइल्ड गेटिंग सर्टेन इन्फेक्शन डिजीज। यानी कि वैक्सीन कैसे प्रिवेंट करते हैं, जैसे इंसुलिन वैक्सीन वगैरह होता है तो कैसे वो प्रिवेंट करते हैं, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल क्या होता है और ह्यूमन स्केलेटल का क्या पार्ट यूज होता है लेबोरेटरी मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, ऐसी जॉइंट मूवमेंट को इलोबरेट करने में। ठीक, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी से आपको हर क्वेश्चन का आर पार्ट होगा। इसमें क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख लो, सभी क्वेश्चंस का आर पार्ट आपको लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 है आपके, ड्रा ए रे डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट प्रिंसिपल फोकस। और ये इसके आर पार्ट में आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, याद रखना। जो आपके लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स में, उसमें जो आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा उसमें आपका आर पार्ट थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन होगा। तो दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा, लेकिन इसके आर पार्ट में आपको रिएक्शन के टाइप्स पे क्वेश्चन बनेगा। तो या तो आप आईयूपीएक नोमेनक्लेचर देख लो, या तो आप रिएक्शन और रिएक्शन के टाइप्स देख लो और उनकी एग्जाम, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इनकी डेफिनेशन और इनकी एक एक एग्जाम्पल पढ़ के जाना। दो में से कोई एक आपको पूछी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है। इसके आर पार्ट में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन गैसेस इन प्लांट्स, ये यहाँ पे इसके आर पार्ट में। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन आपको इसके साथ साथ हुआ होगा। कितना स्कोर आपका बना कमेंट्स में ज़रूर बता देना।